हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम 23-24 सेशन के लिए मिड टर्म एग्ज़ाम। तो ये इसका क्वेश्चन पेपर है, तो इसके आंसर्स हम करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो जिन भी बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर लीजिए, जिनका भी नहीं हुआ है वो उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे मिड टर्म एग्ज़ाम हो या फाइनल टर्म एग्ज़ाम हो, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो देखते हैं सेक्शन ए के सॉल्यूशंस। तो नेशनल असेंबली फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर्स ऑफ। तो जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था 1791 में, किसकी पावर को लिमिट करने के लिए, किसकी पावर को कम करने के लिए। तो आपको पता है ना, किंग की पावर को कम करने के लिए ये 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था। किसकी पावर कम करनी थी? किंग की। तो किंग मतलब किंग सिस्टम जो होता है, मोनार्च। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो किसकी पावर लिमिट करने के लिए? मोनार्च। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये पिक्चर आपकी बुक में है, ठीक है। तो इसमें आपको ना जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। इनकरेक्ट ऑप्शन, तो देखो ये जो पिक्चर है ये गिलोटिन की है, ये तो ठीक है, दिस इज़ गिलोटिन, एक डिवाइस था और इस डिवाइस के अंदर 1 पोल 2 ब्लेड होते, ये भी ठीक है। सेकेंड वाला, दिस डिवाइस वाज यूज टू बीहेड ए गिल्टी पर्सन, ये एक कोई भी गिल्टी पर्सन होता था उसका सिर काटने में काम आता था, बीहेड मतलब सिर काटना, तो ये भी ठीक है। डिवाइस है जिसमें पोल और 2 ब्लेड है, किस काम आता था? बीहेड ए गिल्टी पर्सन, ठीक है। बट यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, यहाँ पे गिलोटिन ठीक तो लिखा है, बट यहाँ पे इन्वेंटर का नाम गलत है। फर्स्टली इसको डॉक्टर गिलोटिन ने नहीं बनाया था, इसको इन्वेंट किया था एंटोइन लुइस ने और टोबियास किमिडिट ने इसको इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे नाम तो ठीक है गिलोटिन है, बट इन्वेंटर का नाम गलत है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट ही पूछी थी ना आपसे, तो इनकरेक्ट कौन सी है? ये गिलोटिन नाम ठीक है, बट इन्वेंटर का नाम गलत लिखा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन इसका गलत है। तो यानी कि टिक तो इसी में होगा ना, इनकरेक्ट भी तो टिक करना है, तो ए ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट तिथि वाज ए टैक्स लेविड बाय द डैश ऑन द पीजेंट्स कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द डैश। तो तिथि एक टैक्स था जो किस पे लगता था? जो चर्च लगाता था। कौन लगाता था? चर्च लगाता था। किस पे? पीजेंट्स पे लगाता था, मजदूरों पे। और 1/10 किसका? जो भी उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा, जो भी वो एग्रीकल्चरल जितना भी होगा उनका, उसका 1/10 टैक्स के रूप में चर्च को देना पड़ता था। तो चर्च इसका है और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, आइडेंटिफाई पिक्चर इज रिलेटेड टू विच किंग। किंग कौन सा है इसमें से? तो ये जो ज़ार निकोलस सेकेंड है, ये है इसका आंसर, ज़ार निकोलस का है ये, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का चर्च और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ए ऑप्शन, और 4th का ज़ार निकोलस का ये पिक्चर है, ठीक है। तो इन सब के पिक्चर ही आपको देख लेना किसका कौन सा पिक्चर है, इनके पिक्चर आपको याद होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। सबसे जो ऊंची पीक है इंडिया में वो कौन सी है? कंचनजंगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन्स किनको कहते हैं? तो ये है आपके हिमालयाज, सी ऑप्शन है। तो हिमालयाज को हम क्या कहते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो 5th का आंसर है आपका कंचनजंगा और 6th का आंसर है सी ऑप्शन, द हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो लेक तो बहुत सारी है, बट फ्रेश वाटर सबसे बड़ी लंबी लेक जो है आपकी वुलर लेक है, ए ऑप्शन है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर वुलर लेक है। ये कहाँ पे है? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में है ये। और ये न सिर्फ इंडिया की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी झील है, फ्रेश वाटर झील, फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है। वुलर लेक एशिया की भी और इंडिया की भी। कहाँ पे है? बांदीपुरा, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, तो इसका आंसर ए है, ये नहीं है डी। ये जो बुक इसमें लगे हुए हैं वो करेक्ट नहीं है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो करेक्ट है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन आता है कई बार, डेमोक्रेसी में क्या तर्क मतलब सही नहीं है। तो पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी के करेक्टरिस्टिक आ जाएंगे तो डेमोक्रेसी में आपको पता है ना कि जहाँ पे गवर्नमेंट पीपल सेलेक्ट करते हैं,
तो डेमोक्रेसी में सबको लोगों को फ्री फील होता है और इक्वल फील होता है। यस, ये तो ट्रू है कि डेमोक्रेसी सब लोगों को इक्वल फील कराती है। बी ऑप्शन, डेमोक्रेसी रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स। डेमोक्रेटिक होगी गवर्नमेंट अगर, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अच्छी तरह से सॉल्व हो सकते हैं। अगर दूसरी टाइप की गवर्नमेंट होगी तो डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट जल्दी मतलब सॉल्व हो जाते हैं ना। यस, ये भी एक डेमोक्रेसी का करैक्टरिस्टिक है। बट यहाँ पे आपको नॉट वाला पूछा जो डेमोक्रेसी में अच्छा इफेक्ट नहीं डालता। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, ये भी ठीक है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लोगों को क्या करना होता है, अकाउंटेबिलिटी दिखानी होती है। मतलब वो कभी भी लोग चुनते हैं ना गवर्नमेंट को, तो लोग तो निकाल भी सकते हैं, तो उनको जवाबदेही देनी पड़ती है लोगों को। यस, ये भी ठीक है। डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर, ये आपका जो है ये डेमोक्रेसी के ऊपर सही नहीं है कि डेमोक्रेसी दूसरी टाइप की गवर्नमेंट से ज़्यादा प्रॉस्पेरियस होती है। तो यही इसका गुड आर्ग्यूमेंट नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेसी फेल हो जाती है, वो प्रॉस्पेरस नहीं होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बाकी सब तो करेक्टरिस्टिक डेमोक्रेसी के हैं, बट ये वाला करेक्टरिस्टिक डेमोक्रेसी में अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं देता। तो डेमोक्रेसी दूसरी टाइप की गवर्नमेंट से प्रॉस्पेरस नहीं होती है। तो ये लिमिटेशन भी कह सकते हो डेमोक्रेसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों होती है? डिसीजन एजुकेटेड पीपल लेते हैं, डिसीजन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन के थ्रू होता है, डिसीजन लेने में लंबा टाइम लगता है, ऑल डिसीजन जुडिशरी अप्रूव करती है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव क्यों है? इसका मेन आंसर है कि डिसीजन जो होते हैं ना कलेक्टिवली कंसल्ट करके और डिस्कशन करके लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से डिसीजन मेकिंग यहाँ पे अच्छी होती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो अगर पूछा भी जाए, क्वेश्चन आ भी जाए कि डिसीजन मेकिंग क्यों अच्छी होती है, क्योंकि कलेक्टिवली डिस्कशन होते हैं। तो बी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्टी ऑलवेज वॉन इलेक्शंस इन मैक्सिको सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1930 अंटिल 2000। तो कौन सी पार्टी है जो इलेक्शन मैक्सिको में लगातार जीती है इंडिपेंडेंस से लेकर 2000 तक? तो वो है आपकी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। सी ऑप्शन है इसका आंसर। PIR कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 10th का क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इसको हम कहते क्या है? PRI कहते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये लगातार जीतती है। ये सी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डेमोक्रेसी, ये तो पढ़ लिया था ना हमने 10th। 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज रॉन्ग अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है? रॉन्ग वाला ढूंढना है आपको। तो ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो ट्रू है आपका, है ना, ये तो सही है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ही वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नहीं, वो बॉर्न हुए थे मध्य प्रदेश में, तो ये गलत है। बाकी सब ठीक है। लॉ मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिकन पार्टी के फाउंडर भी थे वो, है ना, बाकी सब ठीक है। बट महाराष्ट्र में नहीं हुआ था उनका जन्म। बाबा साहब जो था वो तो ठीक है, BR अम्बेडकर महाराष्ट्र में नहीं हुए थे, वो आपके मध्य प्रदेश में हुए थे उनका जन्म। तो बी ऑप्शन इसका गलत है। इसका आंसर क्या होता? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तो बी आंसर, इसमें रॉन्ग में लगाना था ना, ठीक, तो बी वाला रॉन्ग है, बाकी सब तो ट्रू है, तो बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन मेंबर नहीं थे? तो देखो, TT कृष्णाचारी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, राजेंद्र प्रसाद भी रहे, महात्मा गांधी जो थे वो नहीं थे मेंबर। तो महात्मा गांधी को याद कर लेना, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो नहीं थे, नहीं वाला महात्मा गांधी। ठीक है, बाकी सब थे। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। साउथ अफ्रीका जो कंट्री थी वो मतलब उनको फ्रीडम कब मिली थी, वो डेमोक्रेटिक कंट्री कब बनी थी? तो वो बनी थी 26 अप्रैल को बनी थी 1994। बी ऑप्शन
26 अप्रैल 94 याद रखना, और 26 अप्रैल भी याद रखना। तो 26 अप्रैल 1994 को डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी कौन सी? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ये है उनकी ऑटोबायोग्राफी, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्योंकि नेल्सन मंडेला ने तो क्या किया था, साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाई थी ना, तो उनके ऊपर जो बायोग्राफी लिखी गई है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वाई वर फार्मर्स इन पालमपुर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन अ ईयर। मतलब पालमपुर गांव के जो किसान हैं वो एक साल में ना 3 डिफरेंट टाइप की क्रॉप उगा लेते हैं, यानी वो मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, है ना, ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? ए ऑप्शन है फार्मर के पास बहुत सारा पैसा है, या वेल डेवलप्ड इरीगेशन है, या चीप लेबर मिल जाती है, अवेलेबल है, या नन, कोई भी नहीं है। तो क्यों उगाते हो 3 टाइप की डिफरेंट फसल? ये मेन रीज़न है, वेल डेवलप्ड इरीगेशन यहाँ का बहुत अच्छा है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन, वेल डेवलप्ड इरीगेशन, इसलिए वो एक साल में 3 फसलें उगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सर्व शिक्षा अभियान वाज ओपन फॉर 8 ईयर्स टू 16 ईयर एज ग्रुप। सर्व शिक्षा अभियान 8 साल से 16 साल तक के लिए होता है। तो इसका आंसर तो फॉल्स होगा, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान 6 टू 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो 6 टू 14 एज है इसका, जबकि यहाँ पे 8 टू 16 दिया है, तो ये फॉल्स है। अगर 6 टू 14 होता तो फिर ट्रू होता, अभी 8 टू 16 इसलिए फॉल्स है। GNP स्टैंड फॉर, GNP का फुल फॉर्म क्या होता है? जी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP की फुल फॉर्म क्या होगी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीज़न है, क्वेश्चन नंबर 18। तो एजर्शन में आपको पहले एजर्शन रीज़न को देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, देन उसके ऑप्शंस देखने हैं। तो एजर्शन है एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज बाय द कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो जो भी प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को मिला के किया जाता है। यस, प्रोडक्शन के लिए ये सब चीज़ें चाहिए ना, तो ये तो ट्रू है आपका, एजर्शन ट्रू है। रीज़न है कि टूल्स, टेक्निक, मशीनरी ये सब फिक्स्ड कैपिटल होते हैं। नो, मशीनरी, टूल्स ये सब तो फिक्स्ड एसेट्स होती है, ये तो गलत है, फिक्स्ड कैपिटल नहीं होती, फिक्स्ड एसेट्स होती है। तो असर्शन तो आपका ट्रू है, बट रीज़न फॉल्स है। जब असर्शन ट्रू हो और रीज़न फॉल्स हो तो सी ऑप्शन होगा ना आंसर। देखो, असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्क रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ 5 पीपल बट इंगेज 8 पीपल, दिस अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे गलत लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नोन एज। तो जब 5 लोगों की ज़रूरत है बट लगे इंगेज कितने? 8 लोग, यानी कि जितने की ज़रूरत है उससे ज़रूरत तो 5 की है बट लगे कितने हैं? 8 लोग। तो 3 लोग तो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड है ना, तो वो एक तरह से छिपी हुई बेरोजगारी है, तो उसको हम कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जब जितने की ज़रूरत हो उससे ज़्यादा काम पे लगे हो। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कहाँ पाया जाता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में पाया जाता है। अगर पूछ ले तो ये कहाँ पाया जाता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर। बाकी इसकी डेफिनेशन यही है, ठीक है, ये डेफिनेशन भी याद कर लेना इसकी। बाकी मैच द कॉलम थे, रेनी सीज़न खरीफ को कहते हैं, विंटर सीज़न रबी को कहते हैं। बट यहाँ पे ना ऑप्शन दोनों ही या तो बाय मिस्टेक दिए होंगे, बट दोनों ही ऑप्शन आपके मस्टर्ड भी और टबैको भी, ये दोनों ही रबी क्रॉप्स होती है। रबी क्रॉप्स कब होती है? विंटर सीज़न में होती है, अक्टूबर नवंबर में। जबकि खरीफ सीज़न जो होता है वो आपका जून और जुलाई में होता है ना। तो खरीफ सीज़न में राइस होता है, मेज़ होता है, कॉटन होता है। तो यहाँ पे खरीफ का कोई दिया नहीं है, मिस्टेक हो सकती है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो दोनों ही आपके आंसर मस्टर्ड टबैको रबी के है, ठीक है। खरीफ होता तो राइस या मेज़ वगैरह दिया होता, तो इसका आंसर, दोनों का आंसर रबी क्रॉप्स होगा, ओके। तो इनको लेस रेनफॉल चाहिए, जबकि खरीफ को मोर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। तो अभी हमने MCQs कर लिए इसके सेक्शन E। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन B कर लेंगे, तो कमेंट करके बताइए। और नहीं तो आप ये सारे आंसर्स को अच्छी तरह से रिवाइज प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं याद करके जाइए। ये मैप है,
तो मैप को भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक क्वेश्चन पेपर का और लिंक डाल दूँगी, उसका भी सोल्यूशन हो रखा है, तो उसको भी आप चेक कर लेना, उसे भी आप अच्छी तरह से करके जाइए एंड अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, एंड कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी है तो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेने हैं। इसके अलावा जो मैंने MCQ समझाए हैं और इससे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ होंगी उनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करके जाना। ठीक है, तो एग्ज़ाम कैसा गया ये भी बताना, और अदर क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन के लिए भी आप चैनल को देख सकते हैं।